गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 12 अगस्त है और आज के हिंदू एडिटोरियल को लेके मैं आपके सामने आया हूँ। ये एडिटोरियल एक पुरानी जो केस था जिसके बारे में मैंने आपको एक एनालिसिस भी दिया था, जिसमें कुछ इटालियंस मैरिन्स ने हमारे दो मछुआरों को मार डाला था, ये सोच करके शायद ये पायरेट हैं, और हमारे उस बोट पे, फिशिंग बोट में हमला किया था। आपको याद होगा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, काफ़ी उसमें डिप्लोमेटिक युद्ध भी हुआ, हमारा झगड़ा भी हुआ इटली से, और लास्ट में मामला जो है द हेग के वहाँ पर एक आपका उसको एक छोटा एक तरह का कोर्ट है, आर्बिट्रेरी कोर्ट है, तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, इनका मुकदमा भारत में नहीं चलेगा, इनके ऊपर इटली में ही चलेगा। लेकिन इटली सरकार को भारतीय लोगों से बात कर कर उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ये लास्ट में हुआ था, ठीक है ना। अब मामला आ रहा है इस केस के क्लोजर का, तो उसी के ऊपर एक छोटा सा ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद तो ये है कि स्टोरी का पता लग जाए, दूसरा आपका हमको तो अपनी इंग्लिश सीखनी है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं, ठीक है। तो जस्ट क्लोजर का अर्थ है कि भारत ने इस केस को क्लोजर के लिए, मतलब उसको बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शायद कहा है, ठीक है। तो शायद ऑथर कह रहा है बस कोर्ट बंद करना है, मतलब ये क्या केस बंद करना है बस। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भारत सरकार जो है कंपनसेशन के लिए भी पुरजोर कोशिश कर रही है, और एक्चुअली क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो किसी राष्ट्र के साथ में, खास करके ये सारे आपके एडवांस कंट्रीज़ हैं, तो इनके साथ में हमारी डिप्लोमेटिक राव जो बहुत बढ़ जाता है, तो उसमें डिप्लोमेसी में भी देश को नुकसान होता है। एनीवे, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हेडलाइन ये है, जस्ट क्लोजर। तो ये एक्चुअली सरकास्टिक वे में लिखा हुआ है, बस केस की समाप्ति। अरे केस की समाप्ति तो करेंगे, लेकिन कंपनसेशन तो दे रहे हैं, उसमें क्या, वो तो अलग चीज़ है। जैसे लोगों का ये कहना है, शायद सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है, इस केस को तब तक क्लोज मत करो जब तक हमारे लोगों को कंपनसेशन जो है वो क्षतिपूर्ति की राशि उनको इटली से मिल नहीं जाती। वो ठीक है अपने आप में, लेकिन ये कोई किसी गली नुकड़ का केस नहीं है ना, दो देशों के बीच का केस है। एनीवे, पढ़िए इसको। द फोकस, ऑथर ये कह रहा है, अब इसकी टोन से पता लग रहा है कि ऑथर इस बात को पसंद नहीं कर रहा है, जिसने लिखा है कि केस को बंद करने के लिए कोशिश की जाए। तो ऑथर कह रहा है, सेकंड आपका ये जो है उसमें, ठीक है, द फोकस मस्ट बी ऑन एडिक्वेट कंपनसेशन फॉर फैमिलीज ऑफ फिशरमैन किल्ड बाई मरीन्स। कि मेन फोकस, जो मेन हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, इस बात पे होना चाहिए कि जो फिशरमैन मारे गए थे उनके परिवारों को एडिक्वेट और पर्याप्त कंपनसेशन मिल सके, है ना। वो तो मिलेगा, अभी निगोशिएशन भी चलेंगे। सॉरी, मैं भूल गया था इससे पहले कि अपने इसको आगे पढ़े हैं। एक छोटा सा कोट मैंने लिखा है, बड़ा सुंदर सा है, ये छोटा सा है। स्माइल इवन व्हेन यू हैव 1000 रीजंस नॉट टू। अब ये बड़ा सुंदर सा है, तो जब इनको पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भाषा किस तरह से लोग बनाते हैं। देखो, आपके पास में वो इस कोट का अर्थ क्या है, भले आपके पास में 1000 कारण हो नहीं मुस्कुराने के, फिर भी आपने मुस्कुराना है। तो इसका अर्थ ये हो गया, हर हालत में हमने मुस्कुराना है, मुस्कुराना नहीं छोड़ना है, ठीक है। चाहे आपके पास में 1000 रीजन्स हो नहीं मुस्कुराने के, तब भी मुस्कुराना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हर हालत में हमने मुस्कुराना है। मुसीबत का पहाड़ टूट जाए तभी मुस्कुराना है। वैसे कहना आसान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए, एनीवे, तो इसकी सब हेडलाइन पढ़िए। द फोकस मस्ट बी ऑन एडिक्वेट कंपनसेशन फॉर फैमिलीज ऑफ फिशरमैन किल्ड बाई मरीन्स। इटालियंस मरीन्स ने जिन लोगों को मारा था, फिशरमैन को, 2 को, ठीक है, तो उनके परिवारों को पूरा पर्याप्त मुआवजा मिले, क्षतिपूर्ति मिले, ध्यान इस पे केंद्रित होना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इसमें आने वाले शब्द हैं, कई बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं। इट मे सीम प्रैग्मेटिक। अब ये प्रैग्मेटिक वर्ड हमें सबको आना चाहिए। प्रैग्मेटिक का अर्थ होता है प्रैक्टिकल, यानी व्यवहारिक। प्रैक्टिकल का अर्थ हो गया व्यवहारिक। ये व्यवहारिक लग रहा है, टू कीप एनी पेंडिंग लिटिगेशन अलाइव अंटिल ऑल ड्यूज रिलेटिंग टू इट आर पेड। और तो ये कह रहा है, ये थोड़ा व्यावहारिक लगता है
कि इस जो लिटिगेशन का अर्थ होता है आपका मुकदमा, है ना, लिटिगेशन का अर्थ होता है क्या ना आपका कोर्ट केस, ठीक है, या उसको आप सूट भी कह सकते हैं, सूट। एक सूट होता है पहनने का, एक सूट होता है मुकदमा, और एक स्वीट होता है, इसका उच्चारण होता है स्वीट। तो एक डिलक्स कमरा किसी होटल में जिसमें एक से ज़्यादा कमरे होते हैं उसको स्वीट कहते हैं, इसको प्रोनाउंस करोगे स्वीट, इसका प्रोनाउंसिएशन मिठाई जैसा है, स्वीट, ठीक है, भी ध्यान रखना आप, ठीक है। और ये जो सूट बना हुआ है कोर्ट केस, ये स्यू से बना हुआ है। स्यू का अर्थ होता है टू फाइल अ केस अगेंस्ट समबडी, ठीक है। अगर आपने मेरा पैसा नहीं दिया मैं आपको कहूँगा कि आई विल फाइल अ सूट अगेंस्ट यू, ये सबको आना चाहिए कि मैं आपके बरखिलाफ मुकदमा करूँगा। ये इसलिए मैं ये भी कह सकता हूँ आई विल स्यू यू, एक ही बात है। तो जो भी शब्द आता है उसको सीखने का हम प्रयास करें। लिटिगेशन को अलाइव रखने का अर्थ होता है मुकदमे को जिंदा रखना, जब तक कि सारे ड्यूज इससे संबंधित पे ना हो जाएं। बात तो सही वगैरह, ये प्रैक्टिकल है, ये व्यवहारिक है कि उस मुकदमे को तब तक बंद ना किया जाए, उसको अलाइव यानी जिंदा रखा जाए, तब तक उससे संबंधित, जब तक उससे संबंधित सारे ड्यूज का मतलब पैसे, ठीक है ना, पे ना हो जाएं, एंड ऑल लीगल इश्यूज आर सेटल, और तब सारे लीगल एक्सेस सेटल ना हो जाएं, सारे लीगल इश्यूज जो भी आपके कानूनी मुद्दे हैं वो सेटल ना हो जाए, और जब तक सारे ड्यूज ना मिल जाएं तब तक इसको बंद नहीं करना चाहिए, उसको जिंदा रखना चाहिए। ऑथर ये कह रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है हाउएवर जब लिखते हैं ना बच्चों, तो एक्चुअली ये कंट्रास्टिंग वर्ड है, जो पहले कही गई बात है उसके एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी बात अपन कहने जा रहे हैं। हाउएवर इट इज समवट पजलिंग, लेकिन कह रहा है ये कुछ आपका बड़ा आश्चर्यजनक है। पजलिंग का मतलब आश्चर्यजनक, कि कंफ्यूजिंग है, आश्चर्यजनक है। दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सेड इट वुड कीप द इटालियन मरीन्स केस अलाइव अंटिल, आश्चर्यजनक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ये इटालियन मरीन्स के केस को अलाइव रखेगा, यानी बंद नहीं होने देगा, अंटिल हेफ्टी। हेफ्टी वर्ड बहुत सुंदर है, सबको आना चाहिए। हेफ्टी का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, ठीक है। इफ आई से ही पेड अ हेफ्टी सम ऑफ मनी टू क्लोज दिस केस, इस केस को क्लोज कराने के लिए, बंद कराने के लिए उसने बहुत बड़ी रकम पे की, ठीक है। जब तक हेफ्टी और एडिक्वेट में पर्याप्त कंपनसेशन, आपको पता ही है, क्षतिपूर्ति, रिपेरेशन, ये वर्ड तो बहुत सिंपल है, कितनी बार आ भी चुका है, ठीक है। क्षतिपूर्ति या रिपेरेशन, ठीक है, इज पेड बाय इटली फॉर द किलिंग ऑफ 2 फिशरमैन बाय इट्स मरीन हॉर्न, और ये 2012 का केस है, ठीक है। तो जब तक ये ना दें तो इसको जिंदा रखना है, और वो उनको अच्छी खासी रकम देनी है, हेफ्टी रकम देनी है, हेफ्टी भी हो और वो पर्याप्त भी हो। तो कोर्ट हैज इंडिकेटेड that it would not allow the closure of the trial until such compensation is paid. सिंपल है तो, ठीक है, ठीक है। कोर्ट ने कहा है कि ये केस को क्लोज नहीं करेगा जब तक कि कंपेंसेशन को पे नहीं कर दिया जाता है ना। एंड इट का मतलब सुप्रीम कोर्ट, एंड इट हैज ऑर्डर्ड, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है दैट द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स, विक्टिम की जो फैमिली, जो मरे हैं, उनके परिवार के जन, बी हर्ड ऑन दिस मैटर, और इस संबंध में उनको भी सुना जाए, सरकार को उनको सुनना चाहिए, ठीक है। और उनकी बातों के आधार पर इटली सरकार को कंपनसेशन पे करने के लिए कहा जाना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया। और वैसे निगोशिएशन तो होनी है। वंस द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दैट इट वुड अबाइड बाय द रूलिंग ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसी एट द हेग, which granted immunity to the Marines and favored Italy as the appropriate jurisdiction where they could be tried for the crime। बहुत लंबा सेंटेंस है, मैं इसको आपको थोड़ा बताता हूँ कि ऐसे लंबे सेंटेंस को, ये यहाँ तक एक सेंटेंस है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर आपको बताना चाहूँगा। और ये मेरा अनुभव है, और आप भी शायद मेरे से इत्तेफाक रखोगे, मेरे से अग्री करोगे कि लंबे सेंटेंस होने के कारण कई बार हमको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसको थोड़ा एनालिसिस करके देखते हैं। पहले सेंटेंस को तोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो,
ये जितने भी रिलेटिव क्लॉजेज होते हैं, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, उनको एक बार छोड़ो, मेन क्लॉज को पकड़ो। ये एक्चुअली यहां से लगाकर और ये पार्ट, ये एक पूरा सेंटेंस है। देखो मैं आपको तोड़ के बताता हूं इसको, और ये हमने भी सीखना है कि कई बार जब पैराग्राफ लंबे आते हैं, आप इसको पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। वंस द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दैट इट वुड अबाइड बाय द रूलिंग ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इस शब्दों से घबरा मत। आर्बिट्रेशन का अर्थ होता है दो देशों के बीच में, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो तो उसको सुलझाने के लिए कोर्ट होता है, उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं आप, ठीक है। एट द हेग, ये हेग में इंटरनेशनल कोर्ट एक तरह का उसका हिस्सा है, ठीक है आपका। कि अगर कोई गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर दे है कि वो पीसीए की बात से अबाइड बाई करेगा, अबाइड बाई का कितनी बार आ चुका देखो आपका, उसके बात को अनुपालना करेगा, उसको मानेगा, ठीक है। तो इट डज नॉट सीम प्रॉपर टू डिले द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग क्लोजर, तो इसलिए कह रहा है ऑथर, कह रहा है ये भी एक कंडीशन है। तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है कि मैटर को क्लोज करने की प्रोसेस में डिले किया जाए। अब समझ आ गया नहीं आया आपको, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो आसान हो गया समझना। तो ये आपने जो टेक्निक है, ये पैराग्राफ पढ़ते समय भी आपने करनी, इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आरसी के पैसेज में, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, ठीक है, ये बना आपका सिविल सर्विसेज का हो, तो जब तक आपको सेंटेंस को तोड़ना नहीं आएगा तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि इसके बीच में रिलेटिव क्लॉज लग गया आपको। हेग के जो कोर्ट है उसके बारे में और उसने आपका एक चीज़ें जोड़ दी है, विच ग्रांटेड इम्यूनिटी टू द मरीन्स। इसका मतलब क्या हो गया, इस कोर्ट ने उन मरीन्स को इम्यूनिटी दी, है ना आपका। इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि पनिशमेंट से छूट दी, इनको पनिश आप नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके अलावा क्या जोड़ा हुआ, एंड फिर जोड़ दिया, एंड फेवर्ड इटली एज द एप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन, और फिर वेयर का क्लॉज, एक एडवर्ब क्लॉज और जोड़ दिया आपने, तो ये लंबा हो गया, ठीक है। इनको हटा दो आप, तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाता है, और अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये अभी मुझे बताओ, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो सेंटेंस को मैंने तोड़ा तो आपको समझ आ गया कि नहीं आया, ठीक है। तो मैं बच्चों आपको कह रहा हूँ कि आपने वैसे पढ़ना है कि देखें यार ये सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद में ये दूसरा क्लोज हो गया मेन, ठीक है। तो इससे हमको समझ आ रहा है, वंस द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड, एक बार जब किसी यूनियन गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो पीसीए के कोर्ट से, अच्छा ये भी देखो लंबा है, छोटा करने की कोशिश करो। देखो आपका अगर पीसीए का आपको अर्थ आता है, इसको और छोटा कर देते। देखो आप, हमें पता है कि पीसीए आपका क्या है और ये कहां पर है, और छोटा कर दो, इसमें यहां कोमा लगा दो, और छोटा हो गया। देखो आप, ठीक है। डज नॉट सीम प्रॉपर को भी छोटा कर सकते हो आपका। इट इज डज नॉट सीम प्रॉपर मीन्स इट विल नॉट बी प्रॉपर टू डिले। अभी लंबा छोड़ा दिया मैंने, कितना छोटा कर दिया इसको। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टू डिले क्लोजर टू द मैटर, या क्लोजर ऑफ द केस, क्लोजर ऑफ द मैटर, कितना छोटा हो गया। एक्चुअली सेंटेंस इतना है, अब पीसीए को लंबा कर दिया है ना, कि पीसीए क्या है, ये आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जो हेग में स्थित है। तो ये थोड़ा हमको सीखना पड़ेगा। अब आसान कितना हो गया देखो आप, अब इसको आराम से समझ में आ रहा है कि एक बार अगर यूनियन गवर्नमेंट, यानी यूनियन गवर्नमेंट का मतलब हो गया भारत की सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि पीसीए की जो आपकी रूलिंग है, जो उसने व्यवस्था दी है, जो डिसीजन दिया है, उसको उसकी वो अनुपालना करेगा, तो उसके बाद में इस मुद्दे को क्लोज करने में डिले करना प्रॉपर नहीं होगा। पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आप, और अब आपको सेंस समझ में आएगा, बात तो सही है, ठीक है। अगर आपने ये हमारे झगड़ा हो गया और आपने ये डिसाइड किया, ठीक है, कि हम आपकी बात को मानेंगे, तो फिर केस को क्लोज कर दो। अच्छा नहीं लगता है वो, ये प्रॉपर नहीं लगता है। एक तरह आप कह रहे हो कि हम पीसीए की बातों से अग्री करते हैं, उसकी अनुपालना करेंगे, और फिर आप कह रहे हो कि हम केस को क्लोज नहीं करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में ये तनाव पैदा करते हैं।
आई होप कि आपको समझ आ गया कि आपने सेंटेंस को छोटा कैसे करना है। और जो बाकी के रिलेटिव क्लॉजेज हैं, ये जो विच है ना, विच, ठीक है, ये वाला, ये पोर्शन आपका रिलेटिव क्लॉज है। ये विच किसके लिए? हेग के लिए है, कि जिसने मरीन्स को इम्यूनिटी दी। इम्यूनिटी का अर्थ होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। ये नहीं, मैं भी लिखाऊंगा आपको, अभी करा दूंगा आप, ठीक है। और इटली को फेवर किया। फेवर करने का अर्थ है कि भारत ने चाहा था कि उनका केस यहाँ चले, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और अपने समुद्र, अपने ही एरिया में थे, अपने समुद्र में थे ही, जो उन्होंने फायरिंग की, तो ये भारत के उसमें नहीं थे, ध्यान रखना आप, ठीक है। और इसलिए उन्होंने इटली को फेवर किया, यानी इटली को चुना। किसके लिए? किस रूप में? एप्रोप्रिएट जुरिडिक्शन, अधिकार क्षेत्र, ठीक है, और जहां उनको ट्राई किया जाएगा फॉर द क्राइम, जो उनसे क्राइम हुआ है। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप इसको उड़ा सकते हो, यहां से उड़ा दो, तभी आपके समझ आ जाएगा। देखो, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बच्चों। ये करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, और ऐसा सब लोग करते हैं, ध्यान रखना आपका। आपके कैट के अंदर तो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं, ठीक है, और वहां भी ये करना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ऑथर कह रहा है कि ये बड़ा पजलिंग है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब तक ये पर्याप्त और तगड़ी सी कंपनसेशन की रकम इन लोगों को नहीं मिलती है, कोर्ट को इस केस को जिंदा रखा जाए, ठीक है। और ये भी उन्होंने आदेशित किया है, आदेश दिया कोर्ट ने कि उनके फैमिली के लोगों को इस मामले में उनकी बात को सुना जाए, ठीक है। अब दूसरी बात ये होगी, वंस द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। एक बार पीसीए, अभी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, इनको मानना भी बहुत ज़रूरी होता है, इनको हमने साइन किया होता है। नहीं मानेंगे तो सारा संसार कहेगा कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं को नज़रअंदाज करता है। ऐसे तो फिर काम चलेगा नहीं, व्यवस्था कैसे बनेगी? आप कोई किसी की बात सुनेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसने, पीसीए ने कहा था, तो उसके बाद उसने मान ली, और पीसीए के रूलिंग का तो व्यवस्था देना, ठीक है ना, उसके मुताबिक मैरीन्स को इम्यूनिटी मिली। अभी मैं सबको लिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ, ये तो आजकल बहुत ही पॉपुलर है। अलग अलग संदर्भ में इम्यूनिटी शब्द के मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कोविड के 19 के परिप्रेक्ष्य में इम्यूनिटी का अर्थ होता है आपकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति। रोग एक तरह का पनिशमेंट है आपकी बॉडी के लिए, तो पनिशमेंट से आपको फ्रीडम मिल गई, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनिटी। मैं समझाता हूँ अभी आप, वैसे कई बार मैंने कराया हुआ भी है, ठीक है। और उन्होंने इटली को चुना कि वहीं पर इनका ट्रायल होगा, वो एप्रोप्रिएट जुरिडिक्शन है, उचित आपका अधिकार क्षेत्र है, ठीक है। तो उसके बाद में इट डज नॉट सीम प्रॉपर टू डिले द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग क्लोजर टू द मैटर। तो उसके बाद में इस केस को बंद करने में डिले करना उचित नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको शब्दों पे आता हूँ। एक शब्द है बच्चों, इम्यूनिटी। उनको इम्यूनिटी कैसे मिली? अगर वो भारत के परमिशन देता कि हाँ भारत में के ऊपर केस चले, तो हो सकता है कि आपका उनको केस चलाकर जेल में डाल देते हैं। लेकिन उसने, पीसी ने बोला कि नहीं, ये अपना काम कर रहे थे, अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं किया, और इनको शक हो गया कि ये पायरेट आपका वो जहाज़ है, यानी शिप भी नहीं थे, बोट थी वो, एक तरह का मोटर बोट, इसलिए उसने हमला किया। गलती तो उनसे हो गई, लेकिन आप इनको ट्राई नहीं करोगे, ये इटली ही खुद उनके ऊपर ट्राई करेगा, ठीक है, उनके केस पे उनके ऊपर मुकदमा चलाएगा। तो इम्यूनिटी का तो फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, इसका संदर्भ चेंज हो जाए, जैसे कोविड-19 उनको जल्दी अफेक्ट करेगा जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, क्या ना। कोविड-19 विल 19 भी लिख दो चलो, ताकि दोनों का आपको फ़र्क पता पड़ जाए। कोविड-19 विल अफेक्ट दोज, अफेक्ट तो आता है ना बच्चों, अफेक्ट का तो होता है बुरा असर डालना। विल अफेक्ट दोज whose immunity is weak। अभी सेंटेंस में आ गया, यहाँ पर इम्यूनिटी का मीनिंग चेंज हो गया ना, ठीक है। और इसको इस सेंस में लिखूं, इस केस के संदर्भ में क्या कहूँगा? पीसीए, ठीक है ना, पीसीए गेव
इम्यूनिटी टू द इटालियन मरीन्स। समझ आ गया आप क्या नहीं आया? तो उनको सजा से मुक्ति दी उन्होंने, सजा से फ्रीडम दी। तो अगर ये ऐसा हो जाता कि भारत में इसको केस करो इनके खिलाफ, ठीक है, तो इनको सजा मिल जाती, जेल में चले जाते। ये बात कह रहा हूँ। तो दोनों शब्दों का यहाँ पर कभी कभार एग्जाम में ऐसे भी आता है बच्चों, 3 सेंटेंस देंगे आपको, ठीक है, और उसमें कहा जाएगा कि इन सेंटेंस में एक ही वर्ड आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग संदर्भ में, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि जो लोग ये नदियों से वो निकाल रहे हैं बजरी वगैरह, और ये पूरा माफिया होता है, इसको खनन माफिया कहते हैं, माइनिंग माफिया। माफिया समझते ना आपके, ये गुंडे लोग है ना आपका। आर डिगिंग सैंड फ्रॉम द रिवर विथ इम्यूनिटी। तो अब मुझे बताओ, आपको समझ आ जाएगा नहीं? उनको डर ही नहीं किसी पनिशमेंट का। और मैं तीनों को अगर अंडरलाइन कर दूँ और आपको कहूँ और ये तीनों फिलअप हों, तीनों आपके फिलअप हों, ये सवाल ऐसे नजर आएंगे, आपको बता भी देता हूँ एक बार, ठीक है। और आज का लेवल चेंज होता जा रहा है बच्चों, तो आपने ध्यान रखना है। ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं 3-3, 4-4, और मैं आपको ये कराऊंगा भी ऐसे आपके फिलअप। पहले मैंने कराए भी हैं आप, ठीक है। और उसमें लिखा क्या होगा? उसमें लिखा होगा कि इन 3 सेंटेंस में जो आपके वो आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक हैं, ठीक है, उनमें दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक शब्द को चुनकर आपने तीनों को भरना है। तो ए ऑप्शन था, समझ लो इम्यूनिटी। मैं बाकी लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना, मुझे जरूरत नहीं है, ABCD कुछ भी लिख लो आगे। तो उनमें से एक शब्द चुनना है जो तीनों को भर दें। अगर आपको इम्यूनिटी शब्द का अलग अलग संदर्भ में प्रयोग नहीं आएगा तो ये काम कैसे होगा, मुझे बताओ आपको। अब आपको समझ आ गया? अगर आपको आता है कि इम्यूनिटी का अलग अलग संदर्भ में क्या क्या अर्थ है, ठीक है। बीमारी के संदर्भ में इम्यूनिटी का अर्थ हो गया शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, योर एबिलिटी टू फाइट वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है। और PCA गेव इम्यूनिटी टू द इटालियन मरीन्स, तो उनको सजा से फ्रीडम मिल गई। माइनिंग माफिया बिना सजा के डर से काम कर रहे हैं, रिवर से आपका सैंड निकाल रहे हैं, जबकि सरकार ने इसको मना किया हुआ है। हाँ, मैंने ऐसे ही सेंटेंस बनाया है, ठीक है। आई होप कि आपकी इम्यूनिटी के शब्द का आपको अर्थ आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर वन थिंग, इसका भी प्रयोग करना सीखो। फॉर वन थिंग जब आप रीजन गिनाते हो एक एक करके, तो आप शुरू कर सकते हो। फॉर वन थिंग मीन्स एक बात तो ये है, द PCA परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एक एडजेक्टिव का बहुत शानदार प्रयोग होगा इसमें। मैं चाहूँगा कि इस पर आप थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। थोड़ा इसको समझने के लिए हमको एक तो ये वर्ड सीखना, आर्बिट्रेट, ठीक है ना। आर्बिट्रेट कर दो तो मीडिएट करना। मीडिएट का मतलब बीच में मध्यस्थता करना, दो पक्षों के बीच में फैसला कराने की कोशिश करना, ठीक है। इसको कहते हैं आर्बिट्रेट। अमेरिका ऑफर्ड टू आर्बिट्रेट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसकी मीडिएट बिटवीन, लेकिन हमको थर्ड पार्टी मीडिएशन जरूरत नहीं थी, अब तो कोई जरूरत है भी नहीं, क्योंकि कश्मीर भारत का अभी हिस्सा बन चुका है, ठीक है। और इसका नाम होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का तो क्या, जजमेंट, मुकदमा, कोर्ट केस, ठीक है ना। इफ आई से दिस केस इज अंडर आर्बिट्रेशन, तो मुकदमा चल रहा है, फैसला हुआ नहीं है आपको, ये आपको सब आना चाहिए। दिस केस इज अंडर आर्बिट्रेशन, ये मुकदमा इसमें हो रखा है, केस हो रखा है, ठीक है। अच्छा, फिर एक इसका एडजेक्टिव बनता है आर्बिट्रेरी। इसको कोलोकेट करो डिसीजन के साथ में बच्चों। एक्चुअली क्या होता है ना, कल रात को मैंने किया, मेरे को रात को 12 से ऊपर टाइम हो गया। बहुत टाइम लगता है इसको अच्छी तरह समझाने में। अगर चालू करना हो तो 2 मिनट में पढ़ा और किया और हो गया काम, ठीक है। बारीकी से पढ़ना हो, समझना हो तो समय लगता है। अब इसका मीनिंग चेंज हो गया, बताऊँ। आर्बिट्रेरी डिसीजन में आर्बिट्रेरी शब्द का मीनिंग चेंज हो गया। आर्बिट्रेरी डिसीजन ऐसा होता है जो अनफेयर है, दिस अनफेयर डिसीजन, जो उचित नहीं है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो आर्बिट्रेट या आर्बिट्रेशन के 2 एडजेक्टिव बनते हैं, एक तो आर्बिट्रल और एक आर्बिट्रेरी।
मैं दोनों का अंतर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्बिट्रेरी डिसीजन होता है अनफेयर डिसीजन, अनुचित, ठीक है, आपका जो निर्णय। एक पिता ने अपने संपत्ति को बांटा, विल बनाई, ठीक है, और उसमें एक लड़का यहाँ था नहीं, बाहर था, वो आया तब तो उस पापा ने सब बांट दिया था। तो उसको लड़के को लगा कि यार मेरे को जो है ना जायदाद कम मिली है, तो उसने अपने पापा को कहा आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस आर्बिट्रेरी डिसीजन। ये जो निर्णय आर्बिट्रेरी क्यों माना जाएगा, क्यों उचित नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में किया गया है, और दूसरा उसकी राय नहीं ली गई है। अगर राय लेके करोगे तो डिसीजन आपको उचित हो जाएगा। समझ आ गया आपका? अच्छा, इसका दूसरा एडजेक्टिव बनता है आर्बिट्रल। आर्बिट्रल तो क्या मीनिंग हो गया? इसका अर्थ होता है रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन। आप ध्यान से करना बच्चों, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, बहुत बारीकी से चीजें, दोनों एडजेक्टिव हैं। डिसीजन आपका नाउन है तो आपको पता लगना चाहिए कि आर्बिट्रेरी आपका नेचुरली नाउन के आगे तो एडजेक्टिव आएगा, और ये भी आपका एडजेक्टिव है। पीसीए जो परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट है, ये कैसा कोर्ट है? इट इज एन आर्बिट्रल कोर्ट, या ट्रिब्यूनल कह सकते हैं उसको, एक ही बात है। कोर्ट को ट्रिब्यूनल को एक ही बात है, ठीक है, अलग नाम दिए जाते हैं क्योंकि उनकी लेवल अलग अलग होते हैं, इसलिए आप। तो कोई कहेगा पीसीए क्या है, तो मैंने कहा पीसीए इज एन डैश डैश कोर्ट। अब ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं, आर्बिट्रेरी और आर्बिट्रल। तो आप क्या भरोगे? अगर दोनों का अंतर आपको नहीं आता है एडजेक्टिव का, तो आप कैसे भरोगे आपका? तो इसमें आर्बिट्रेरी नहीं, क्योंकि कोर्ट आर्बिट्रेरी नहीं होता है। डिसीजन कैन बी आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का अर्थ होता है जो उचित नहीं हो, फेयर नहीं हो, ठीक है आपका, और जिसमें किसी के साथ में ऐसे लगे कि अन्याय किया हुआ। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया कि आर्बिट्रल का अर्थ क्या है। ये एडजेक्टिव है। ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे सोसाइटी वर्ड है ना बच्चों, सोसाइटी, तो सोसाइटी के दो एडजेक्टिव बनते हैं, एक तो सोशल और एक सोसाइटल। दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों पीछे एल लगा हुआ है, एडजेक्टिव है। लेकिन सोशल का तो सामाजिक, जो मिलनसार हो। मैन इज अ सोशल बीइंग एंड वी नीड अ सोसाइटल चेंज। तो हमको सोसाइटी में, अपने समाज में एक परिवर्तन चाहिए। ऐसे शब्दों को आपने बहुत ढंग से करना है। जैसे वर्ड है सिस्टम। सिस्टम वर्ड के दो एडजेक्टिव हैं, एक तो है सिस्टमैटिक यानी क्रमबद्ध, तरीकाबद्ध, और एक है सिस्टेमिक। ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। सिस्टेमिक प्रॉब्लम मीन्स ऐसी प्रॉब्लम जो सिस्टम से संबंधित है। पता नहीं मैं आपको समझा पाया, मैंने कोशिश तो करी है, ठीक है। तो पीसीए क्या है? पीसीए एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, तो इसमें आर्बिट्रल भरोगे आप, आर्बिट्रेरी नहीं भरोगे। आर्बिट्रेरी का अर्थ होता है जो उचित नहीं हो, जो न्यायोचित नहीं हो, ठीक है। और ये क्या करता है? इट एडजुडिकेट्स डिस्प्यूट्स। और जो ये झगड़े होते हैं उनका निपटान करता है, उनके ऊपर जज का काम करता है, उनको जज करता है। ये वर्ड भी सबको आना चाहिए, एडजुडिकेट। और ऐसे शब्दों में बच्चों, ये जो एडजुडिकेट वर्ड है ना आपका, इसमें डी पहला वाला बिल्कुल साइलेंट है, ध्यान रखना, फर्स्ट सेंटेंस इसको प्रोनाउंस करोगे एडजुडिकेट, ठीक है। और इसका अर्थ होता है टू एक्ट एज अ जज, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँगा, दो मेरे पड़ोस में दो लड़के हैं, भाई हैं, दोनों के बीच झगड़ा हो गया, और मैंने कहा आई एम रेडी टू एडजुडिकेट इन देयर डिस्प्यूट। तो मैं कहूँगा उनके डिस्प्यूट को, झगड़े को निपटाने के लिए मैं तैयार हूँ, और उसमें मैं जज की भूमिका निभाने के लिए भी तैयार हूँ। अब समझ आ गया आपका? तो ये क्या करता है? ये आर्बिट्रल, इसको आर्बिट्रेरी मत बोलना बच्चों, पहले बता रहा हूँ आपको, ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है। इसका काम क्या है कि ये झगड़ों के बीच का निपटान करता है जज के रूप में। अंडर द यूनाइटेड, अभी इटली और भारत के सामने पंगा हुआ ना आपका, तो कौन तय करेगा फिर? न तो इटली तय करेगा ना भारत तय करेगा, तो कोई कोर्ट होना चाहिए। तो इसलिए तो आपका संसार की सारी व्यवस्थाएं चल सकें, इसलिए ये सब आपके यूनाइटेड नेशंस के अंदर बने हुए हैं सारे आपका, ठीक है। अनक्लॉज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ द सी, ये बना हुआ है, ठीक है। हैज इटसेल्फ रूल्ड, तो इसने ये रूल किया है, ये व्यवस्था दी है। रूल जब करते हैं इसका अर्थ है व्यवस्था देना, रूलिंग देना, नियम बताना,
नियम पूर्वक कहना दैट इंडिया इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन, उन्होंने खुद ने कहा है अगर कोई आदमी इंटाइटल्ड टू है तो वो हकदार है। इसका एक फ्रेज लिखो बच्चों, बी इंटाइटल्ड टू, चुना आपका, इसका अर्थ होता है चुना आपका हैव द राइट टू गेट समथिंग, ये इसका मीनिंग होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ एक सेकंड, इस पोर्शन को मैं थोड़ा नीचे लेके आ रहा हूँ ताकि आमने सामने हो जाए, ठीक है। सुन लो, आपकी कल नौकरी लग जाए, ठीक है ना, ये ज़्यादा बड़ा हो गया एक्चुअली, इसलिए पे ज़्यादा खा रहा है ये, ओके। तो अगर आपकी नौकरी लग जाए, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएं, कस्टम्स इंस्पेक्टर बन जाएं, एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाएं, प्रिवेंटिव ऑफिसर लग जाएं, ठीक है ना, आपका सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज के अंदर असिस्टेंट बन जाएं, ऑडिटर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, तो अगर किसी ने कहा सर मेरे को तो बड़ी दिक्कत हो रही है, मैंने कहा अरे चिंता मत करो, तुम तो दिल्ली में पोस्टिंग हुई ना, दिल्ली में बहुत मकान है, यू आर इंटाइटल्ड टू, ठीक है ना, आपका फ्री एकोमोडेशन, आप बोलोगे। अगर मैं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी करता हूँ, बी का अर्थ होता है HRM वाजवर, सबको पता है आपके टेंस के हिसाब से, आई एम इंटाइटल्ड टू, हकदार होना, आई एम इंटाइटल्ड टू फ्री एकोमोडेशन, और मिलती है दिल्ली में, बता रहा हूँ, शानदार, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, मेरे को फ्री एकोमोडेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलने का मैं हकदार हूँ, इसको कहते हैं इंटाइटल्ड टू। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि इंडिया इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन, वो कंपनसेशन का हकदार है क्योंकि उनके लोगों की जान गई है, लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, फिजिकल हार्म हुआ है, उसको शायद जो बोर्ड थी ना उसको भी नुकसान पहुंचा होगा, मटेरियल डैमेज टू प्रॉपर्टी, मटेरियल मीन्स इंपॉर्टेंट, अब ऐसा नहीं खरोंच लगे उसका कंपनसेशन मांगो, लेकिन मटेरियल डैमेज का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, जो कहते हैं मटेरियल, ये भी आना चाहिए, मटेरियल डैमेज, मटेरियल का मतलब तो पदार्थ होता है, तो ये पदार्थ का डैमेज नहीं है, मटेरियल डैमेज मीन्स ज़्यादा डैमेज, ये भी सीखना आपने। मतलब आपकी कार की टक्कर लगी यार, थोड़ी सी खरोंच आई तो यार खरोंच को तो इग्नोर करना ही पड़ता है आप, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपने मेरी कार को बहुत ज़्यादा नुकसान करा है, मैं कैसे कहूँगा, यू हैव कॉज्ड मटेरियल डैमेज टू माई कार, और इसके लिए फिर आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ये इसका मीनिंग हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि आप अखबार पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हो, शर्त यही है कि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें, एक ही चीज़ को समझने की कोशिश करें, और दूसरा मॉरल हार्म भी हुआ है उनको, है ना, नैतिक नुकसान भी आपने पहुंचाया, किसको, जो कप्तान था और क्रू मेंबर थे उनको भी हुआ है, डर गए बेचारे आप, उनको डराना, सही लोगों को डराना भी तो अनैतिक है ना आपका। और ये जो भारत का जहाज था इसका नाम था सेंट एंटनी, द फिशिंग वेसल, वैसे का नाम है नाव, मोटर बोट, है ना, फिशिंग मछली मारने के लिए, जो इसमें इन्वॉल्व थी, तो इसमें ये मछुआरे थे जिनको गोली लगने से ये मर गया। एंड मैंडेटेड निगोशिएशंस ऑन दी क्वांटम, इसके लिए उस कोर्ट ने कहा था, मैंडेटेड निगोशिएशन का मतलब जो आपका निगोशिएशंस जो आपस में आप बातचीत करके तय करो, ऑन द क्वांटम का मतलब, यहाँ क्वांटम का अर्थ है कि पैसे की मात्रा कितना मिलना चाहिए, ठीक है, उसमें मैंडेटेड निगोशिएशन होनी चाहिए, कानूनी रूप से मान्य है ये, क्योंकि कोर्ट ने दे दिया ना, तो निगोशिएशन करो, उनके जो मछुआरे हैं उनकी फैमिली वालों से बात करो, और उनका देखें उनका क्या वो है कि कितना वो उनको चाहिए क्षतिपूर्ति, मुआवजा कितना चाहिए। मैंडेटेड कर तो जो कानून से दिया गया है, कहा गया है, इसमें निगोशिएट करो और उसको क्वांटम दो, और निगोशिएशन किस पे होनी है, क्वांटम पे, क्वांटम का मतलब मात्रा, ये सब वर्ड आने चाहिए आपको, क्वांटम, क्वांटिटी, सिंपल हो जाए क्वांटिटी, और कुछ नहीं है, पैसे की मात्रा कितनी होगी, और फिर लिखा था ना आपका फर्स्ट, अब ये आपका सेकंड। दूसरा, इट हार्डली नीड्स एम्फेसिस, इसका अर्थ है इसमें किसी अपनी बात पे बल डालने की जरूरत नहीं है, दैट द पेंडेंसी ऑफ द मैटर इन कोर्ट, ठीक है, कि कोर्ट में जो पेंडेंसी है इन द कोर्ट शुड नॉट बिकम अ बार्गेनिंग पॉइंट, कोर्ट के अंदर जो पेंडेंसी है उसको बार्गेनिंग पॉइंट नहीं बनाना, यानी सौदे का मुद्दा नहीं बनाना। क्या मैं आपका कोर्ट ही बंद नहीं, आपका क्या कहते हैं, ये केस ही बंद नहीं करेंगे इंडिया में कि जब तक आप कंपनसेशन नहीं देते हो, इसको बार्गेनिंग पॉइंट नहीं बनाना। और इसमें आपका बार्गेनिंग पॉइंट का होता है सौदेबाजी का आधार, बेसिस ऑफ द डील, इसको कहते हैं बार्गेनिंग पॉइंट।
ठीक है। बार्गेन वो सौदा होता है, हाँ ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। और बार्गेन का मतलब, बार्गेन करने का अर्थ होता है हैगल करना प्राइस के लिए। कितनी चीजें समझानी पड़ती हैं बच्चों, ठीक है। बार्गेन आपका नाउन है, बार्गेन आपको वर्ब है। एक लड़के ने कहा कि ये मैं लैपटॉप इतने में लेके आया और मेरे को उसका नॉलेज है, तो मैं कहूँगा यार मेरे को उचित दाम में मिला, इट इज़ गुड बार्गेन, इट इज़ अ गुड बार्गेन। अच्छा सौदा है। अच्छा सौदा तब होता है जब आपको वो कम कीमत में मिले, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई ये मार्केट है, कोई ऐसा मार्केट जिसमें कपड़े शपड़े खरीदने आपने, तो उसमें बार्गेनिंग चलती है। बार्गेन समझते हो ना आपका, हैगल, ठीक है ना आप। और अगर आपको बार्गेनिंग पसंद नहीं है तो आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉप करें जहाँ प्राइसेस ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। तो मैं ऐसे कहूँगा, इफ़ यू डू नॉट लाइक, बहुत सारे लोग हैं जिनको बार्गेनिंग पसंद नहीं है, क्योंकि बार्गेनिंग होता तो ऐसे ही है, कम भी कर देगा तब ने लगा यार इसको 50 रुपये कम किए, ये 100 और कर दे तो मान जाता आपका, जमा नहीं मामला। कई लोगों को पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं है। इफ़ यू डू नॉट लाइक बार्गेनिंग, बार्गेनिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। फिर वो भी पता नहीं होता है, क्वालिटी का भी पंगा रहता है, उसको धोखा देना हो दुकानदार तो किसी रूप में दे सकता है। इससे अच्छा अच्छी दुकान में जाइए जहाँ प्राइसेस फिक्स्ड हैं, उसने अपने उसमें जो लगा रखा है स्टिकर, उसके ऊपर आपने वो स्कैन किया और ठोका, हो गया आपका। कोई बार्गेनिंग की जरूरत नहीं है, मन में कोई मलाल नहीं होता है इसने ज़्यादा लिए हैं कम लिए हैं, थोड़ा और माथापड़ी करता तो ये थोड़ा और सस्ता करता। इफ़ यू डू नॉट लाइक बार्गेनिंग, यू शुड शॉप एट ए प्लेस वेयर प्राइसेस आर फिक्स्ड। अगर आपको मोल तोल पसंद नहीं है तो आपको ऐसी जगह पे बार्गेनिंग करनी, सॉरी शॉपिंग करनी चाहिए जहाँ प्राइसेस फिक्स्ड हों। तो आप समझ गए मुद्दा कि पेंडेंसी का मतलब किसी केस का निर्धारित ना होना, उसका लटके रहना, उसको आपने बार्गेनिंग पॉइंट नहीं बनाना, ठीक ना, क्योंकि दैट डिलेज द रीचिंग ऑफ ए फेयर सेटलमेंट। और अगर आप फेयर सेटलमेंट तरफ पहुंचना चाहते हो तो वो उसमें फिर देरी आएगी। अगर आप कहोगे हम केस बंद नहीं करेंगे, पहले दो, तो वो देने लेने में इसका प्रभाव पड़ जाएगा, वो देने को डिले कर देंगे, जितना देना चाहिए था उतना नहीं देंगे। मेरे कहने मतलब ये हो गया, आपको समझ आया नहीं आया? इसलिए इसको पेंडेंसी का अर्थ होता है किसी चीज़ को पेंडिंग रखना, उस पर अनिर्णित रखना, अनिर्णित रखना, उसको कहते हैं पेंडिंग। और कहते हैं ना पेंडिंग केसेस कितने हैं, कितने केसेस जो बचे हुए हैं जिन पे निर्णय नहीं हुआ है। इसमें अगर आप बार्गेनिंग पॉइंट बनाओगे तो वो जो फेयर सेटलमेंट नहीं होगा, सेटलमेंट का तो उसका निपटारा फेयर नहीं होगा, उचित नहीं होगा, और उसमें डिले होगी, देरी। अब सामने वाले तो कहेगा अच्छा ये बात है, चलो ठीक है चलने दो। अब बाद में पता लगा कि जो कंपेंसेशन लेने वाले थे उसमें एक आधा और भी बेचारा भगवान को प्यारा हो गया, तो क्या काम का हो गया। अब किसी को अगर क्षतिपूर्ति या मुआवजा मिलता है टाइम पे मिले, 100 साल बाद मुआवजा मिलेगा तो पूरा परिवार ही समाप्त हो गया, लेने वाला कोई नहीं, तो वो पैसा भी वहीं वापस चला जाएगा। आप समझ आ गया आपके? कंटिन्यूइंग hearings may also be seen as India being reluctant to cease all criminal proceedings against the Marines as per the ruling। अब ये PCA की जो रूलिंग है, ठीक है, उसमें अगर आप दे दी रूलिंग, सब हो गया, तो जब केस ही खत्म हो गया तो आप उसमें हियरिंग क्यों कर रहे हो? आप हियरिंग का मतलब समझो, आपका कोर्ट की कार्रवाई क्यों हो रही है, उसको हियरिंग कहते हैं। अगर हियरिंग करते रहोगे तो ये ऐसा लगेगा कि भारत जो है इन मरीन्स के खिलाफ, ठीक है, केसेस को बंद करने के लिए रिलेक्टेंट है, यानी अनविलिंग। रिलेक्टेंट का तो अनविलिंग, रिलेक्टेंट का तो होता है अनविलिंग, अनुच्छुक है। सीज का तो होता है समाप्त करना, बंद करना, टू स्टॉप, CEASE, सीज मीन्स टू स्टॉप या टू एंड। अब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इफ आई से इज रिलेक्टेंट टू गो देयर, ही इज अनविलिंग टू गो देयर, ही इज रिलेक्टेंट to go to Delhi, तो दिल्ली जाने के लिए अनिच्छुक है। और सीज करने का अर्थ होता है बंद करना। ये सीज एक और होता है कि उन्होंने उसकी दुकान को सीज कर दी, SEIZE, ये तो कॉन्फिस्केट हो गया, ध्यान रखना, जब्त कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये सुनवाई चलती रहेगी आपकी कोर्ट में तो इससे ऐसा लगेगा कि भारत जो है इसके पीछे के रूलिंग के मुताबिक केस को बंद करने का इच्छुक नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये वहाँ जब जाएगी इटली में तो वो क्या करेंगे, अच्छा ठीक है करते रहो, कर तो कुछ पाओगे नहीं, क्योंकि मरीन हमारे पास में है,
तो तुम क्या कर लोगे, करते रहो, फिर हम कंपनसेशन को भी देरी देरी से देंगे। तो कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, ठीक है। तो कोर्ट्स रिजॉल्व, यानी कोर्ट का जो आपका रिजॉल्व है, उनका जो दृढ़ निश्चय है, ठीक है, इसमें कोर्ट भी बेकार में अब अलग तो ऐसा रहा है, हमें पता नहीं, इतना लीगल हम स्ट्रांग नहीं है हमारी लीगल नॉलेज, लेकिन कोर्ट का रिजॉल्व जो है टू ऑब्टेन एडिक्वेट एंड हेफ्टी कंपनसेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स वेलकम। तो ऑथर कह रहा है कि कोर्ट का ये जो दृढ़ निश्चय है कि हम फैमिली के लिए पहले आ चुका है, हेफ्टी मतलब बड़ी और पर्याप्त रकम मुआवजे की मांगेंगे, ये बात वेलकम है, उचित है। तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू हैव अ जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट क्वांटम वुड सेटिस्फाई दीज रिक्वायरमेंट्स। लेकिन लेखक ये भी कह रहा है कि ये जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट क्वांटम कितना मिलेगा कानूनी रूप से, इसको तो बताना बड़ा मुश्किल है। आप सुप्रीम कोर्ट थोड़ा डिसाइड करेगा कि कल वो कहेंगे इतने दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, कि नहीं 10 करोड़ दो, तो वो थोड़ी कह सकते हैं ऐसे आप कि इन रिक्वायरमेंट को व्हाट क्वांटम मीन्स कौन सी मात्रा इस आवश्यकता की को संतुष्ट करेगी, ये तो कहना मुश्किल है, ठीक है। और ये कोई भी कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा। मुद्दे ये आ रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें बता रहा ऑथर कि क्या हमको एक केस बंद कर देना चाहिए और प्रेम प्यार से उनसे कंपनसेशन ले लेना चाहिए। अब आप थोड़ी आपके दबाव दोगे, नहीं इतना क्यों दे रहे हो आप आपका तो कोर्ट का तो रोल भी खत्म हो जाएगा शायद, फिर तो आप बात करो। The center may have approached the top court for formal permission to close the pending trial proceedings as a matter of abundant caution. Abundant caution यानी मतलब पूरी तरह से उन्होंने हर चीज़ को सावधानी से देखा और उसके बाद में सेंटर जो है कोर्ट के पास में गया, ठीक है, पेंडिंग ट्रायल को बंद करने के लिए, टू क्लोज द पेंडिंग ट्रायल, ठीक है। लेकिन ऑथर कह रहा है अबंडेंट कॉशन का अर्थ होता है पर्याप्त कॉशन के साथ में, है ना। कॉशन का मतलब क्या कहेंगे उसको, वेरीनेस, ठीक है ना, आपका कॉशियसनेस, ठीक है। लेकिन बट एज फार एज द लॉ गो, जहाँ तक आपका कानून का संबंध है, इट कुड हैव अप्रोच्ड द ट्रायल कोर्ट इटसेल्फ थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर, ये लीगल बातें हैं, तो उसको अगर करना था तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह देता है केस को विड्रॉ कर ले इसमें से, तो काम खत्म हो जाता, ठीक है ना। तो ये आसान तरीका वो कोर्ट का कह रहा है, तो इससे अगर करना ही था आपको तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, जैसे आपने कोर्ट में दिया है तो कोर्ट मुकदमा वापस ले भी सकते हो, वापस ले लो तो हो जाता है ये, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं किया सेंटर ने, ये ऑथर, इसका आर्टिकल का ऑथर पूछ रहा है, ठीक है। आराम से हो सकता था, तो सेक्शन उसने दे रखी है, हमको सेक्शन का नॉलेज है नहीं, ये आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसकी मतलब मेरे ख्याल ये सबको कॉमन नॉलेज, आपने केस किया तो केस वापस भी ले सकते हो, तो आराम से हो जाता। ऑथर कह रहा है टू मेनी लीगल टेंगल्स, टेंगल्स का था पेचीदगियां, ठीक है, और टू मेनी का तो बहुत सारी, एक सेकंड ना, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज या लीगल, है ना, पेचीदगियां, उसे कहते हैं लीगल टेंगल्स, कॉम्प्लेक्सिटीज, इसमें बहुत सारी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई, टेंगल्स आ गए, ठीक है, उलझाव आ गए, ठीक है। और उसके कारण क्या हुआ, हैव ऑलरेडी कॉज्ड, मैंने कहा ना आपको शुरुआत में, इनफ डिप्लोमेटिक रप्चर का मतलब टूटना, दैट्स राइट आप, ठीक है। तो ये डिप्लोमेटिक नुकसान पहुंच रहा है भारत और इटली के संबंधों के बीच में, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं, फिर नहीं तो ये फिर देश भी अपना बना, अच्छा ठीक है तुम ऐसा करोगे तो ऐसा करेंगे। आजकल डिप्लोमेसी वैसे भी खतरे में पड़ी हुई हमारी, ठीक है। इन द प्रोग्रेशन ऑफ द एनरिका लेक्सी डैश सेंट एंटनी केस, ठीक है, ये दोनों अलग अलग वो हैं जिनके साथ में केस चल रहा है सिंस 2012, ठीक है। तो इससे बहुत डिप्लोमेटिक रप्चर का टूटना होता है, रप्चर मीन्स टूटना, ब्रेक, टूटना। तो डिप्लोमेटिक संबंधों को नुकसान हो रहा है, इसका कहने वाला ये हो गया। आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which says Parliament may enact a law to give effect to any international treaty or convention has been cited to argue that in view of the arbitral court's finding on jurisdiction being in conflict with the Supreme Court's ruling in 2013 that the Union government, फिर लंबा हो गया देखो आपका,
इस सेंटेंस लंबा हो गया, यहाँ तक आप बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसको भी मैं आपको छोटा करके बताता हूँ, बहुत लंबा सेंटेंस हो गया। देखो आप, बीच में कोई फुल स्टॉप है ही नहीं कहीं सिवा यहाँ के। कितने लंबे लंबे सेंटेंस होते भी तो हमको पढ़ने में और दिक्कत होती है। अब इसमें ये जो आपके रिलेटिव क्लॉज है इनको हटा दो। अब हुआ क्या लफड़ा, क्या बताओ आपके, इसमें दो मुद्दे हो गए। एक तो आर्टिकल 53 कॉन्स्टिट्यूशन के उसके तहत, और जिसका हवाला दिया, साइट का मतलब हवाला देना, इस बहस हुई ना, उसमें इसका हवाला दिया गया कि आर्बिट्रल कोड, जो आर्बिट्रल कोड कौन सा है, पीसीए का, तो उसने ज्यूरिडिक्शन के मामले में, अधिकार क्षेत्र के मामले में कहा कि ये और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, व्यवस्था है 2013 में दी गई, ठीक है, और क्या दी गई कि केवल यूनियन गवर्नमेंट ही इस केस को ट्राई करेगी, ठीक है, ये ट्राई करेगी। तो इसके लिए एक ट्रायल बंद करने से पहले एक लॉ की जरूरत है, पार्लियामेंट से आपको इनेक्ट करना पड़ेगा। वो आर्बिट्रल कोर्ट ये कह रहे हैं कि ये तो कानूनी पेशगी दिए हैं, इसमें आपको जो मैंने हटाया तो वो क्या था बच्चों, देखो से देखो आप, इतना लंबा हट गया। तो वो कह रहा है कि आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या हुआ, ठीक है, हैज बीन साइटेड टू आर्ग्यू, इसको छोड़ो एक सेकंड के लिए आप, हाँ, आर्ग्यू, ये एक्चुअल काट दो आपका तो आपको समझ आएगा। आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन साइटेड टू आर्ग्यू दैट a law may be needed before the trial is closed, ठीक है, इसमें आ गया कि वो आर्बिट्रल कोर्ट कह रहा है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 53 के मुताबिक, जिसका हवाला दिया गया था, इस ट्रायल को बंद करने के लिए लॉ की जरूरत है। अब लॉ की जरूरत क्यों है, तो उसका कारण ये है, देखो आप, तो इस तरह से पढ़ना है आपने इसको। ये इसका कारण है, अलग से पढ़ो इसको। आर्बिट कोर्ट की फाइंडिंग मतलब उसने ये बताया, ठीक है ना, आपके अधिकार क्षेत्र के मामले में कि इट इज इन कन्फ्लिक्ट विथ, अगर कोई चीज इन कन्फ्लिक्ट विथ है, ये आपको फ्रेज आना चाहिए, यानी उसके बरखिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के 2013 के रूलिंग के बरखिलाफ है, ठीक है, किसकी, आर्बिट्रल कोर्ट की फाइंडिंग है जुडिक्शन के बारे में। आर्बिट्रल कोर्ट ने कहा है कि इसका जुडिक्शन इटली में है, ठीक है, अधिकार क्षेत्र इटली में है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या 2013 में कि नहीं, इस केस में केवल यूनियन गवर्नमेंट ही केस को लड़ सकती है, ट्राई कर सकती है। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको इसमें एक कानून चाहिएगा ताकि ये ठीक हो सके। आप समझ आ गया कि नहीं आया आपके, थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन आपको ये सब सीखना है कि किस तरह से ऐसे लंबे लंबे सेंटेंस को छोटा करके समझना है, ठीक है। मेन तो ये हो गया, आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन साइटेड, कोमाटा दो, हैज बीन साइटेड टू आर्ग्यू दैट अ लॉ मे बी नीडेड बिफोर द ट्रायल। इस कोर्ट केस को बंद करने से पहले, ठीक है, एक लॉ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ताकि ट्रायल बंद हो सके। क्यों पड़ेगी, क्योंकि आर्बिट्रल कोर्ट यानी पीसीए की जो फाइंडिंग थी जुडिक्शन के ऊपर, उसमें और कोर्ट की 2013 की रूलिंग में तालमेल नहीं था, इट वॉज इन कन्फ्लिक्ट विद, इन कन्फ्लिक्ट विद कॉन्ट्रडिक्टरी, ये फ्रेज आपको आना चाहिए, ठीक है। इन कन्फ्लिक्ट विद का अर्थ हो गया आपका कॉन्ट्रडिक्टरी, कॉन्ट्रडिक्टरी मीन्स एक दूसरे के बरखिलाफ। कि 2013 में कोर्ट ने रूलिंग दी कि यूनियन गवर्नमेंट केस चलाएगी, और पीसीए ने कहा कि नहीं, इसका जुडिक्शन केवल आपका इटली है, तो हो गया ना आपका, तो फिर लॉ बनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो कैसे काम चलेगा आपको, या कोर्ट की रूलिंग को समाप्त करना पड़ेगा 2013 की, ठीक है। दिस इज जस्ट नीडलेस क्विबलिंग। अब वो ऑथर कह रहा है यार ये बेकार की तू मैं है, क्विबलिंग का तो होता है झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड क्विबलिंग। इसको थोड़ा नीचे लिखा तो एक सेकंड, क्विबलिंग का तो होता है, ये बड़ा अच्छा वर्ड है आपका, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, तू मैं जैसे कहते हैं ना आपके,
कि ये बेकार की नीडलेस क्विबलिंग है एज द कॉन्फ्लिक्ट हैज सीज्ड, क्योंकि ये झगड़ा समाप्त हो चुका है। जब इंडिया ने एग्री किया कि वो ट्रिब्यूनल की रूलिंग उसके द्वारा दी गई व्यवस्था के को मानेगा, तो झगड़ा खत्म हो गया। आप क्यों तो मैं कर रहे हो आप? और क्यों किया उसने भारत ने? क्योंकि भारत का ऑब्लिगेशन अंडर अनक्लॉज यूनाइटेड नेशंस क्या है, कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, उसके अंदर भारत की ऑब्लिगेशन का तो भारत को ऐसा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा कि भारत ने उसको दस्तखत किए। तो अननेसेसरी अब क्यों मुझे झगड़ा कर रहे हो आप, फालतू का आर्गुमेंट कर रहे हो? सब बकवास है, ये कोई मतलब नहीं है आपका कि भारत ने अनक्लॉज की द्वारा दी गई व्यवस्थाओं को मानने के लिए स्वीकार किया हुआ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो आप मानना पड़ेगा आपको। अब ऑथर कह रहा है कि इसलिए इंडिया का जो फोकस है, ध्यान है, शुड नाउ बी ऑन निगोशिएटिंग। उनसे बात करो, इटली गवर्नमेंट से निगोशिएट करता होता है भाई, किसी चीज़ों को तय करने के लिए की जाने वाली बातचीत करने के लिए कहते हैं निगोशिएट करना, है ना आपका। जैसे आप किसी से चीज़ खरीद रहे हो फार की किसी कंपनी से, तो उनके साथ में निगोशिएट करते हो ना आप, भाई कितना दोगे, कब तक दोगे, क्या कॉस्ट होगी, है ना, कहाँ तक पहुँचाओगे, मुंबई तक या पूरा दिल्ली तक पहुँचाओगे, उसका खर्चा कौन देगा, हर एक चीज़ का निगोशिएशन होता है ना आपका। तो भारत को अभी केवल कंपनसेशन के लिए ही उनके साथ में बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। और इंश्योरिंग अ पर्पसिव क्रिमिनल ट्रायल इन इटली, और इटली को कहना चाहिए कि आप हमें कंपनसेशन दे दो, और इन जो आपके जो मरीन्स हैं इटली में, इनका एक ट्रायल हो सके, ट्रायल करो, और आपके कानून के हिसाब से देख के उनको आप जो भी सज़ा तय करें उनको दें। इससे ज़्यादा हमारा कुछ नहीं होना चाहिए। ये फालतू की जो क्विबलिंग्स है ना, अननेसेसरी नीडलेस क्विबलिंग, ये सब आपका बंद कर देनी चाहिए। अब समझ आ गया मेरे ख्याल से। तो एक छोटा सा था बच्चों ये पैराग्राफ, और मेरे ख्याल से इसमें सीखने के लिए काफ़ी था। तो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करें, और जो मैंने आपको बताया उसमें ध्यान दें, लंबे लंबे सेंटेंस को छोटा करना सीखें। ये आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ में बहुत मदद करेगा। हालांकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ में इतने लंबे सेंटेंस नहीं आते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत लंबे होंगे तो उनको भी तोड़ो, ठीक है। थोड़ा इसमें घर पे प्रैक्टिस करें, एक बार इसको दोबारा देखें। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।